Hi students, how are you all? I hope you all are doing good. So this is our chapter number 5, which is the principle of inheritance and variations. So we are back with full of energy and enthusiasm, and thank you so much for all your well wishes. I am feeling much better now. So from today we are starting a new chapter. So let's get started. चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ये है इसका पार्ट नंबर 1. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मेंडल की. ठीक है, जो ग्रेगोर मेंडल हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल. अब ये जो हमारे मेंडल साहब थे, इन्होंने क्या करा था, ये ना काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. अब इन्होंने जीन्स की डिस्कवरी की थी, जिन्हें हम जीन्स के नाम से जानते हैं ना अभी प्रेजेंट में. उन्होंने उस चीज़ की डिस्कवरी की थी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, उन्होंने जीन्स को जीन्स नहीं बोला था उस वक्त जब उन्होंने डिस्कवरी की थी. सो ही कॉल्ड जीन्स एज फैक्टर्स एट दैट टाइम. ठीक है, तो उन्होंने जीन्स को एज फैक्टर बोला था. तो इन्होंने फैक्टर्स की डिस्कवरी की थी और इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए थे, फैक्टर्स की डिस्कवरी इन्होंने की थी, पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे. कई सालों तक इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करे थे. होता क्या था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं. आप खुद इमेजिन करो, आपके पड़ोस में मान लो, ठीक है, इमेजिन करना कि आपके पड़ोस में मेंडल साहब रहते हैं. ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो उनका एक छोटा सा गार्डन है. ठीक है, आप देख सकते हो एक छोटा सा गार्डन है इनका. तो ये इसी गार्डन में पी प्लांट उगाते थे. कई सालों तक ये क्या कर रहे हैं कि सिर्फ मटर के पेड़ ही लगा रहे हैं. कई सालों तक मटर के पेड़ ही लगा रहे हैं. तो आप क्या सोचोगे कि भाई पड़ोसी तो पागल हो गया है, इतने सालों से मटर के पेड़ लगाया जा रहा, पता नहीं क्या करता है. ऐसे लोग सोचते थे, ये कर क्या रहे हैं भाई, ये इतने मटर के पेड़ लगाए जा रहे हैं, सालों से सिर्फ मटर ही लगा रहे हैं. उन्हें लगता था हाँ ठीक, इन्हें मटर ही पसंद होगा, या फिर पता नहीं क्या अजीब आदमी है, सिर्फ मटर क्यों लगा रहा है. लेकिन जो चीज़ वो ढूंढना चाह रहे थे, जिस चीज़ की वो डिस्कवरी करना चाह रहे थे ना, वो ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाने वाले हैं. ठीक है, तो ऐसे हम बोल देते हैं कि भाई ये तो पागल आदमी, पता नहीं क्या ही कर रहा है. तो ऐसा नहीं है भाई. जो ठनकी लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, तो जो मेंडल साहब थे, ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे. इन्होंने जब किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, ना डीएनए, ना क्रोमोसोम्स, ना जीन्स क्या है, कुछ भी नहीं पता था, तब उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी, फैक्टर्स की डिस्कवरी की थी. तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था. लेकिन क्या हुआ, उस वक्त पे इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चलता हो, तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं पता चल पा रहा था. इनकी जो डिस्कवरी थी वो एक छोटी सी मैगज़ीन में, उस मैगज़ीन का नाम यहाँ आप देख सकते हो. तो इस मैगज़ीन में उनका जो भी वर्क था ना, वो वहाँ पे पब्लिश कर दिया गया. तो ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाया था. लेकिन कुछ सालों बाद में, आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, कुछ सालों के बाद में क्या हुआ कि वो मैगज़ीन एक किसी और दूसरे व्यक्ति ने पढ़ी, किसी जाने माने साइंटिस्ट ने पढ़ी. तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इन्होंने, मेंडल ने काफ़ी अच्छी डिस्कवरी की थी. फिर उसके बाद में उन्हें इस चीज़ के लिए प्राइज़ दिया गया और सब कुछ हुआ. लेकिन आफ्टर हिज डेथ, जब वो जा चुके थे, तब ये सारी चीज़ें हुई, तब उनका जो वर्क था वो सामने आया और तब उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया. तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी मेंडल के बारे में. तो मेंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने फैक्टर्स की डिस्कवरी की, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए, और ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही अप्लाइड मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी. मतलब दोनों दूर दूर तक, मैथ्स वाला जो है वो बायो से डरता है, बायो वाला मैथ्स से डरता है. एंड दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ते हैं. दे आर, आई मीन, वेरी गुड, है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. पर ऐसा ज़्यादातर होता है कि मैं खुद मैथमेटिक्स से थोड़ा दूर ही रहती हूँ. बट ही वॉज द फर्स्ट हु यूज्ड मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा देर से पढ़ेंगे. इसके पहले मैं आपको दो टर्म्स समझाना चाहती हूँ. एक है वेरिएशन और एक है इनहेरिटेंस. तो बच्चों, पहले हम इनहेरिटेंस समझते हैं. ठीक है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है. इनहेरिट करना,
हेरिडिटी तो सुना होगा, है ना। हेरिडिटी का क्या मतलब है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना, दूसरे से आगे वाले जनरेशन में पास होना। द सेम इज इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीज़ें पास हो रही हैं उन्हें हम इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. It is basis of heredity. Is that clear? कि हो गया inheritance। अब वेरिएशन क्या है? अब वेरिएशन कैसे, आप खुद अपने घर में देख सकते हो। सारे लोग एक से तो नहीं दिखते ना। हो सकता है कि आपके भाई बहनों में थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकता है किसी की आईज कलर चेंज हो, ठीक है, कोई फेयर हो, कोई थोड़ा सा डस्की हो, कोई टॉल हो, कोई शॉर्ट हो। वेरिएशंस है ना, ऐसा तो नहीं है एक सी हाइट के हो, एक से कलर के हो, बिल्कुल एक सा बोलते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि आप कोई अच्छी चीज़ अडेप्ट कर जाओ, है ना, अच्छी चीज़ अडेप्ट कर लो, कुछ आप में बहुत अच्छा चेंजेस आ जाए। मान लो आपके पेरेंट्स की आईज ब्राउन है बट आपकी आईज ब्लू निकली, तो ये क्या है? ये वेरिएशन है ना, चेंजेस हैं ये। सो व्हाट इज वेरिएशन? लेट्स सी द डेफिनेशन। वेरिएशन is the degree by which progeny differs from their parents. Variation may be in terms of morphology, physiology, cytology and behavioral traits of individual belonging to same species. And variation arise कैसे होते हैं ये भी आप जान लीजिए। Variation arises due to reshuffling of genes या और chromosomes, ठीक है। जीन्स या जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी reshuffling हो जाए, क्रॉसिंग ओवर हो जाए या रिकॉम्बिनेशन हो जाए, म्यूटेशन या फिर एनवायरनमेंट का कोई अफेक्ट हो जाए। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये हम जीन म्यूटेशन क्या होता है ये सब आगे की क्लासेस में धीरे धीरे करके मैं आपको बताती जाऊंगी, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम जानेंगे मेंडल के बारे में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में और किस तरीके से उन्होंने मैथ्स को बायोलॉजी के साथ में कंबाइन कर दिया था, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज़, एक क्वेश्चन आप बताओ कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज करा? 10th क्लास में पढ़ा है, मुझे पता है आप सबने 10th में पढ़ा है, लेकिन किसी किसी को नहीं होगा याद। तो ज़रा सोचो कि भाई मेंडल साहब जो थे उन्होंने पी प्लांट का ही यूज़ क्यों करा? क्या मेंडल को मटर की सब्ज़ी पसंद थी? क्या मेंडल को सिर्फ मटर पनीर पसंद था? बताइए, ऐसा था क्या? क्या ऐसा था? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि मेंडल साहब को सिर्फ मटर की सब्ज़ी पसंद हो इसलिए वो मटर के पेड़ लगाते हो सकता है, पर नहीं, साइंटिफिक तौर से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इसके कुछ रीजंस थे। तो रीजंस क्या थे ये देख लीजिए। सबसे पहली बात तो पी प्लांट जो था ना, वो उसका लाइफ स्पेन था वो काफ़ी शॉर्ट था, मतलब कम टाइम में उसका पूरा लाइफ स्पेन स्टडी किया जा सकता था। तो सबसे पहली चीज़ तो वही हो गई। दूसरी चीज़, पी प्लांट हैज़ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर्स देखने मिलते थे, है ना। अब उन कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, तभी मेंडल ने ढेर सारे कैरेक्टर्स लेके स्टडी करी थी। 7 ट्रेट्स लिए थे उन्होंने, 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? जो इसके फ्लावर्स थे वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते थे, साथ ही साथ में इन्हें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने में भी काफ़ी आसानी होती थी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनके कारण मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ करा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ट्रेट्स यानी होता है बच्चों कैरेक्टर, ठीक है, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो थे मेंडल ने दिए थे। तो ये टेबल देखो, सबसे पहले टेबल पर नज़र डालना। 7 ट्रेट्स यहाँ पे मेंडल ने लिए हुए थे। कौन कौन से 7 ट्रेट्स लिए थे? एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये टेबल ना अपने दिमाग में ना कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो बिल्कुल, कि ऐसी की ऐसी टेबल आपको याद हो जाए और यही की यही टेबल ना जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आए सेम टू सेम बना दो, है ना। विजुलाइज करके आप ऐसे बिल्कुल, रोबोट मूवी देखिए, रोबोट मूवी, उसमें वो जो रोबोट होता है ना चीज़ें याद कर लेता है, बस वैसे ही करना है, ठीक है, याद कर लो। जब आप ऐसे कॉपी में देखो ना तो बस वो वही टेबल दिखनी चाहिए और फिर उसी को बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी में बना देना, ठीक है। तो याद कर लेना है, इस टेबल को अभी के अभी याद कर लेना है। तो मेंडल ने 7 ट्रेट्स लिए थे, कुछ रेसेसिव थे, कुछ डोमिनेंट थे, ठीक है। रेसेसिव और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? रेसेसिव मतलब जो छुपा हुआ रहता है, जो दिखता नहीं है बट प्रेजेंट होता है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब कि जो डोमिनेटिंग टाइप होता है, जो हमेशा दिखता है। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने 2 टाइप के कैरेक्टर्स लिए थे, रेसेसिव और
डोमिनेंट। ठीक है, तो अब कौन सा रेसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो ध्यान देना है टेबल पे। सबसे पहले मेंडल ने लिया हाइट, तो हाइट में टॉल वॉज डोमिनेंट एंड शॉर्ट वॉज रेसेसिव। सेकेंड वॉज सीड शेप, डोमिनेंट इज राउंड, रेसेसिव इज रिंकल्ड सीड। फिर लिया था सीड कलर जिसमें डोमिनेंट है येलो, रेसेसिव ट्रेट है ग्रीन। फिर सीड कोट कलर, जो सीड का कलर होता है ना बाहर से कोट का कलर, तो पहला था डोमिनेंट में ग्रीन, रेसेसिव में वाइट। फिर पॉड शेप मतलब कि जो मटर की फली होती है ना उसका क्या शेप था, तो एक तो हो गया था इन्फ्लेटेड मतलब कि फुल, और दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब फ्लैट। इसके बाद में उन्होंने लिया पॉड कलर, मतलब कलर बाहर से आपको जो रंग दिखता है ना, तो मटर का कलर उन्होंने लिया एक ग्रीन दूसरा येलो। और लास्ट उन्होंने लिया फ्लावर पोजीशन, तो पहला डोमिनेंट था एक्सियल और रेसेसिव था टर्मिनल। समझ में आ गए? इतने ट्रेट्स लिए और इन्हीं के साथ में उन्होंने इधर का उठाया उसके साथ मिक्स कर दिया, इधर का उठाया इधर मिक्स कर दिया, और यूं यूं करते करते कई सालों तक बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे। तो चलो मेंडल ने किया कैसे, एक एक्सपेरिमेंट करा था, तो हम देख लेते हैं मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ उन्होंने करी। जो फ्लावर था, ठीक है, जो फ्लावर था तो उसमें से उन्होंने क्या करा, इमैस्कुलेशन करा। आई नो इमैस्कुलेशन के बारे में आप सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, राइट। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो पहला स्टेप मेंडल ने क्या करा, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के फ्लावर चूज करे, फॉर एग्जाम्पल पर्पल एंड वाइट, ठीक है। तो पर्पल और वाइट फ्लावर उन्होंने ले लिया। अब क्या करा, देन ही रिमूव्ड एंथर ऑफ वन फ्लावर टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड द रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो उन्होंने इस पर्पल फ्लावर का क्या करा कि एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है, और दूसरे का नहीं करा, दूसरे में भी प्रेजेंट है, तो इमैस्कुलेशन कर दिया, सेकेंड प्रोसेस हो गया। तीसरा स्टेप क्या करा, अब इसका तो उन्होंने एंथर रिमूव कर दिया है, इसमें अभी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, इसके जो पॉलिन ग्रेन्स होंगे वो इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। पर्पल फ्लावर में वाइट फ्लावर के पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया, पॉलिनेशन करा दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इतना हो गया, इसके बाद में क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया, तब सीड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या करेंगे, जैसे ही सीड बन जाएगी तो सीड को कलेक्ट करेंगे और जर्मिनेट कर देंगे, फिर स्टडी करेंगे। मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके स्टडी कर रहे हैं ना ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ये उन्होंने करा। तो ऐसे उन्होंने कई बार करके देखा था। तो अब देखो मेंडल ने सबसे पहली चीज़ करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये क्या है, दो चीज़ें आपने सुना तो होगा, देखो 10th में सब पढ़ा, एकदम नया नया नहीं लग रहा होगा कुछ भी सुनने में, सभी लोगों ने ये चीज़ 10th में पढ़ी हुई है। इन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करे थे। तो हम मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो, ठीक है, सबसे पहली चीज मोनो मतलब सिंगल। इन्होंने क्या करा, सिंगल कैरेक्टर लेके स्टडी करी थी। डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स लेंगे, तो पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। इन्होंने क्या करा, सिंगल कैरेक्टर लेके स्टडी करा, देख लेते हैं। सो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस two plants differing in one characters are used. So Mendel basically took two different plants. One was pure tall and one was pure short. So for pure tall he denoted them with capital T, and for pure dwarf he denoted them with small t and small t. ठीक है, तो capital T, small t, ये हमने यहाँ पे ले लिया पेरेंट्स, ठीक है, ये हो गई पेरेंटल जनरेशन, ये उनके पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स में से क्या आएंगे, गैमीट्स आएंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा। तो चलो प्योर टॉल में से हमने ले लिया कैपिटल टी, प्योर डॉर्फ में से हमने ले लिया स्मॉल टी। क्लियर हो गया। अब क्या करो, अब इनकी जब क्रॉसिंग हुई तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गई आपकी F1 जनरेशन, मीटिंग करा दी। अब क्या करा दो, अब इसके बाद में F2 जनरेशन चाहिए। F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, F2 जनरेशन के लिए बनाएंगे प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है, प्यूनिट स्क्वायर बनाया हमने। यहाँ पे ये स्क्वायर हमारा प्यूनिट स्क्वायर बन गया। अब क्या करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बस मल्टीप्लाई करना है,
मैथ्स करनी है अब हमें इसमें, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मैथ्स का यूज़ करा इन्होंने। तो चलो मैथ्स करेंगे, मल्टीप्लाई करो और इसका रेशियो निकालना है। तो हमने यहाँ पे कैपिटल टी मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ के कैपिटल टी का स्मॉल टी से ऐसे करके पूरा इस बॉक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो आपको यहाँ पे अब एक पूरा बॉक्स जो है फिल हो चुका है। अब हमें इसमें से रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो भाई? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, ठीक है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालोगे? तो अगर और आसान करना है तो आप अलग अलग लिख लो। इस बॉक्स में आपको जितनी भी चीज़ें मिली हैं, क्या क्या मिला है, अलग अलग लिख लेते हैं हम आसान करने के लिए। सबसे पहला कैपिटल टी मिला है। कितने मिले हैं हमें? एक सिंगल मिला है, तो बस एक। फिर इसके बाद में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिले हैं, एक नहीं 2 मिले हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार और लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा क्या मिला है? स्मॉल टी। तो ये 4 जो हैं हमें यहाँ पे F2 जनरेशन मिली है, ठीक है। अब आप इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालोगे? पहले तो ये समझ लो कि मैम ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता क्या है। तो फिनोटिपिक, ठीक है, मतलब कि जो आपको बाहर से दिख जाए, फिजिकली जो आपको दिख रहा है वो फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो सामने देख के आप क्या बता सकते हो? ये हमने 4 पेड़ यहाँ पे निकाल लिए, तो आप इनको देख के क्या बता सकते हो? सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मैम 3 पेड़ जो है वो टॉल है, 1 पेड़ जो है वो शॉर्ट है, तो रेशियो क्या हो गया? 3:1। देख के बता दिया आपने, ठीक है। तो 3:1 हो गया फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालोगे? जो चीज़ दिख नहीं रही है बट अंदर प्रेजेंट है, मतलब जीन्स जो दिख नहीं रहे हैं बट अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये जो हमने नीचे लिख के रखा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको देख के क्या बताओगे? अब इसको देख के आप आसानी से बता सकते हो कि मैम एक जो है वो प्योर टॉल है, 2 जो है वो हाइब्रिड टॉल है, और जो तीसरा है वो प्योर डॉर्फ है। तो क्या रेशियो हो गया? 1:2:1। ये क्या है? ये जीनोटिपिक रेशियो है। आसान है ना, क्या टफ है बताओ? देख के ही तो बताना है। एक में हमें सामने पेड़ों को देखना है, एक में हमें नीचे क्या देखना है, जो हमने लिख के रखा उसको देखना है, और हम ऐसे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं। समझ में आ गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो चलो इसको हटाओ, डाई हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। कैसे 2? 2 डिफरेंट प्लांट्स विथ 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। 2 पेड़ अलग अलग, उन दोनों पेड़ों से 2 कैरेक्टर्स हम उठा लेंगे, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर कैसे उठा लेंगे? तो मेंडल ने कैसे करा था? सबसे पहले उन्होंने प्लांट 1 से येलो राउंड और प्लांट 2 से रिंकल्ड ग्रीन सीड ली थी। तो जो येलो राउंड था वो डोमिनेंट था, जो ग्रीन रिंकल्ड था वो रेसेसिव था। तो कैसे लिखेंगे हम? तो येलो राउंड के लिए उन्होंने क्या करा? कैपिटल RRYY, येलो राउंड, ठीक है। फिर रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल r स्मॉल y लिया। तो ये क्या हो गया? पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन तो हमें मिल गई। अब इनसे गैमीट्स कैसे निकालेंगे? गैमीट्स निकालने का भी बहुत आसान सा तरीका है। जो चीज़ हम एक के साथ कर रहे थे वो चीज़ हम 2 के साथ करेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे गैमीट्स? तो जब आपको कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, ये है, इससे कैसे निकालोगे? एक तो कैपिटल R मिल जाएगा, दूसरा कैपिटल Y मिल जाएगा। तो मिल गया गैमीट कैपिटल R कैपिटल Y, इसको सर्कल कर दो। फिर इसके बाद में अब ये स्मॉल y, इसमें से कैसे निकालोगे? एक स्मॉल r निकाल लिया और एक स्मॉल y निकाल लिया, चलो सर्कल बना दो, गैमीट्स मिल गए। लो, आसान था, मिल गए। अब क्या करना है हमें? इनकी मेटिंग करा दो, मेटिंग करा दो। तो F1 जनरेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, मिल गई है। तो F1 जनरेशन में हमें मिली सारी की सारी राउंड येलो सीड्स, ठीक है, राउंड येलो सीड्स मिल गई। ये तो भाई F1 जनरेशन निकालना था, तो ये काफ़ी आसान था, सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। लेकिन बच्चों में F2 जनरेशन कैसे निकालोगे? तो F2 जनरेशन निकालना भी कोई बहुत टफ नहीं है, बनाना हमें यूनिट स्क्वायर ही है, बस साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें करानी होगी सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फिंग कैसे कराएंगे? तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। फिर उसकी सेल्फिंग करा दो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, सेल्फिंग करा दो। अब जितने भी गैमीट्स बन सकते हैं, चलो बनाओ फटाफट से, साथ में करते जाना। गैमीट्स बनाने हमें, तो क्या क्या गैमीट्स मिल सकते हैं? कैपिटल R कैपिटल Y, तो आप यहाँ पे भी पहले नंबर पे कैपिटल R कैपिटल Y ही लिखोगे। सेकंड पे कैपिटल R स्मॉल y, तो यहाँ पे भी कैपिटल R स्मॉल y। थर्ड
स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर फोर्थ क्या लिखोगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी सेम लिखोगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तभी आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सही आएगा और फिर जो आप फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालोगे वो करेक्ट आएगा। मान लो आपने अगर इतनी सी भी गलती करी, एक ऊपर नीचे कर दिया, पूरा तबाह हो जाएगा, सब गलत गलत आएगा। इसलिए इस चीज़ का बस ध्यान रखना। बाकी मल्टीप्लाई करना तो आता ही है यार, इतनी बुरी भी मैथ्स नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो बस चालू करो भाई, फटाफट से सबको मल्टीप्लाई करो 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 और फटाफट से टेबल फिल कर लो। तो ये लो भाई, फिल हो गई टेबल यहाँ पे हमारी, ठीक है, यही आपकी आई होगी फिल होके। अब लेकिन सबसे बड़ा टास्क क्या है, तो वही टास्क ये है कि अब हम इसमें से जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालें। इसमें भी आसान है, देखो क्या करना है। अब आप जब जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालो तो पेंसिल ले लिए, ठीक है, पेंसिल उठा लो। तो पहला आप क्या करो, यहाँ पे सर्किल करो, क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इसको यहाँ लिख लो साइड में, ठीक है, साइड में लिख लो। अब पूरे बॉक्स में ढूंढो, बहुत ध्यान से करना, टाइम लेना, ठीक है, बिल्कुल जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लो और यहाँ नीचे लिख लो और फिर काउंट करो पूरे बॉक्स में कहीं और है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है, एक लिख लिया। सेकंड देखो कितने हैं वो लिख लो, थर्ड कितने हैं वो लिख लो, पूरा ऐसे करके सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखते जाओ। लिखने के बाद में जो आपको ये मिला है ना, ये क्या है, ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो। ये क्या मिला आपको, ये जीनोटिपिक रेशियो मिला है आपको। तो जीनोटिपिक रेशियो आपका क्या आया, थोड़ा सा लेंदी आएगा, बट आपको एक बार आ गया ना, हमेशा सेम ही आता है। एक चीज़ ये भी याद रखना, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे ना बच्चों, यही आएगा। चाहे आपको कोई भी कैरेक्टर दे दिए जाए, कोई भी ट्रेड्स दे दिए जाए, आप जब भी करोगे ना तो याद कर लेना चाहो तो, ठीक है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ मैं, आपको हमेशा सॉल्व करके ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालो तो क्या आया हमारा जीनोटिपिक रेशियो, लेंदी सा है, चलो देख लेते हैं। 1:2:2:4:2:1:1:2:1 मोबाइल नंबर है, याद कर लो, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, कॉल आके देख लेना क्या है मोबाइल नंबर, तो याद कर लो 1:2:2:4:2:1:1:2:1, ठीक है, क्या है 1:2:2:4:2:1:1:2:1, ये रेशियो है। क्या है ये रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक क्या है, फिनोटिपिक आसान है, 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक रेशियो। तो ये आप निकालना, खुद से सॉल्व करके देखना, आपसे बनेगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ टेलीग्राम पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। क्योंकि देखो बच्चों, क्या होता है ना, ये चैप्टर आसान दिखता है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देखने में कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक दो बार सॉल्व करोगे आ जाएगा, डाईहाइब्रिड भी आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि डू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डू द डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है। तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी, तो आप वहाँ टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, एक बार रिमाइंड जरूर करा देना, ठीक है, मैसेज कर दिया करो कि मैम क्वेश्चंस दे दीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको दे दूंगी। तो आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका ये वाला जो पोर्शन है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के बारे में, पी प्लांट क्यों चूज़ करा उसके बारे में, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम, कीप स्टडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।